जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम 5 मिनट थोड़ा देर से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट के कनेक्शन की, पर कोई बात नहीं। आज का जो हमारा विषय है वो है कि साउथ चाइना समुंदर के अंदर चाइना सलामी स्लाइसिंग कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है बात करेंगे हम। वो आगे आगे बढ़ रहा है, बोलते हैं कि साउथ चाइना सी पूरा हमारा है, और इसके बाद जो बाकी के वहाँ के जो देश है उनके खिलाफ वो आक्रमण कर रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके सिवाय अभी कल ही कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं उनकी 2 दिन बातचीत होती है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और देश की सुरक्षा के ऊपर जो अलग अलग पहलू होते हैं उसके ऊपर बातचीत की जाती है। तो थोड़ी सी बातचीत हम उसके बारे में करेंगे। इसके सिवाय एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन जाहिर हुआ है, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर है, उनकी पेरेंट्स है, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल किया है कि उनका लड़का, जिसकी रैंक एक कैप्टन थी, कुछ 10-15 साल पहले राजस्थान बॉर्डर के ऊपर जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तब वो गुम हो गया। उसके बाद पता लगा कि पाकिस्तान ने उसे कैप्चर किया, वो अभी पाकिस्तान की जेल में है। बहुत कोशिश की गई उसे वापस लाने की, लेकिन पाकिस्तान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ी सी बातचीत हम उसके बारे में भी करेंगे। और इसके सिवाय एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इसे क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। जिन्होंने एक अलायंस बनाया हुआ है जो चाइना के खिलाफ है, और उसके बारे में, उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम जो भी बातचीत करते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है कि इसका हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर होता है, तो हम इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन ये 4 जो सब्जेक्ट है उसे टच करने से पहले अचानक आज एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है, तो मैं शुरुआत उसके बारे में करूँगा। आप में से कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। उसके अंदर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, उनका नाम है स्वामीनाथन अय्यर। वो एक कॉलम लिखते हैं हर संडे को इस न्यूज़पेपर के अंदर। आज का जो उनका कॉलम है, इसमें से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा। वो लिखते हैं कि केजीबी का एक एजेंट था, उसका नाम था वैसिली मिट्रोखिन। ये यूनाइटेड किंगडम को 1992 में डिफेक्ट हो गया। जब वो वहाँ से भाग गया तो उसने तकरीबन 6 ट्रक लोड इतने जो डॉक्यूमेंट्स थे यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के, यानी कि अभी के रशिया के, वो छोड़ के उसने चोरी की और वो उसे साथ में ले गया। और इसके ऊपर बेस करके उसने 2 किताबें लिखी। एक 1999 में पब्लिश हुआ, जिसका नाम है मिट्रोखिन आर्काइव्स। 99 में ये पब्लिश हुआ था और ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। इसके बारे में तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने बात की हुई है कि वो क्या बोलता है। मैं उसके अंदर का जो हिस्सा हमारे देश के बारे में लागू है, इसकी ही बातचीत करूँगा। बाकी पूरी दुनिया की बातचीत करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्रोखिन ने बोला था कि 1980s 90s के अंदर केजीबी जो उनकी गुप्तहेर संस्था है, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे देश में किए, और उन्होंने हमारी जो पूरी देश की जो सिस्टम थी, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, न्यूज़पेपर के लोग हैं, इनको खरीद दिया था, और वो पूरा देश हमारा उनके इन्फ्लुएंस के नीचे था। जो एक कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन है क्रिस्टोफर एंड्रयूज, इन्होंने ये किताब लिखी, और उसका जो दूसरा हिस्सा है मिट्रोखिन आर्काइव्स पार्ट 2, इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ लिखी हुई है
अगर वो आप सुनेंगे, आप वो पढ़ेंगे, आज के पेपर में वो है, तो आपकी आँख बिल्कुल आप सोचेंगे कि क्या हम किस देश की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो बोला था, मैं उसके आर्टिकल्स की कुछ लाइन आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखाऊंगा। उन्होंने बोला था कि हिज बुक of 2005 in Metrovin archives it is revealed that India is a country for sale by its politicians, bureaucrats and intelligence officers। यानी कि भारत के जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ के जो नौकरशाही है, वहाँ के जो कुछ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो पैसे के लिए अपने देश को बेच सकते हैं। काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जिसे सोवियत यूनियन ने खरीदा था। ये आज के पेपर में है और उन्होंने उसके नाम भी दिए हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसे इंटरेस्ट है वो आज का पेपर पढ़ ले। टाइम्स ऑफ इंडिया स्वामियोनिक्स के अंदर जो कॉलम होता है, उन्होंने बोला था कि 1972 में केजीबी ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने इंडियन मीडिया के अंदर 3500 आर्टिकल्स जो सोवियत यूनियन के साइड में थे, उनके पक्ष में थे, ये वहाँ पे न्यूज़पेपर में पब्लिश किए थे। उन्होंने काफ़ी सारे मिनिस्टर्स, काफ़ी सारी नौकरशाही को वो रेगुलर पे देते थे ताकि वो उनके लिए काम करे। केजीबी के जो जनरल थे ओलोग कलुजिन, उन्होंने मिट्रोखिन को ये सब चीज़ें दी थी और उन्होंने बोला था कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर अगर कोई ऑपरेशन करना है तो जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन भारत में किया है, उस प्रकार की ऑपरेशन सब देश, पूरी दुनिया में हम खरीद सकते हैं। क्योंकि उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि पॉलिटिशियंस है, मीडिया के लोग हैं, कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है, कुछ नौकरशाह है, उनको खरीदा किस प्रकार से जाता है। केजीबी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी 21 इंडियन पॉलिटिशियंस को पैसे दिए थे, जिसमें से 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। ये तो केजीबी की बात हो गई, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है। लेकिन ये एक थर्ड कंट्री में पब्लिश हुआ किताब है। और उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस किताब में बाकी देशों के अंदर इन्होंने क्या किया है इसकी भी जानकारी है। और हमारा देश यानी कि भारत के बारे में इसमें केवल एक चैप्टर है, उसमें बिल्कुल नाम सीधे साफ दिए हैं। मैं किसी के भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नाम दिया है। जिसने पढ़ना है आप ये नाम पढ़ दीजिए, आज के पेपर में आपको ये मिलेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या और भी ज़्यादा खतरनाक है। इंटरेस्टिंग है या खतरनाक है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जिसमें उन्होंने बोला है कि अमेरिका के जो एम्बेसडर थे उनका नाम था पैट्रिक मोइनहिन। ये अमेरिका के एम्बेसडर थे हमारे देश के अंदर। उन्होंने भी एक किताब लिखा था डेंजरस प्लेस। उसके अंदर उन्होंने जो CIA की जो ऑपरेशन किए थे उसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, जिसके अंदर CIA भी हमारे लोगों को किस प्रकार से पैसे देते थे इसके बारे में ये लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस को काफ़ी पैसा KGB से मिलता था, कुछ CIA से भी मिलता था। क्योंकि बात ये थी कि हम नॉन अलाइंड है तो किसी से भी पैसा लेने के लिए हम तैयार थे। और आज जो जिस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन हमारी देश के सिस्टम में उस समय हुआ था, शायद इसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन अभी चाइना कर रहा है, जिसके ऊपर चाइना का जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है, इसके ऊपर मैंने इसके पहले 2 एपिसोड्स किए हैं। चाइनीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस 1, ऑपरेशंस 2। आपको इसी साइट के ऊपर चाइना किस प्रकार से इंटेलिजेंस ऑपरेशन करता है इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाता हूं, वो है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल उसको एड्रेस किया। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए जो शस्त्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी देश में ही बने हुए होने चाहिए। कारण क्या है? एक तो देश में जॉब्स जनरेट होते हैं, देश में टेक्नोलॉजी आगे जाती है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, वो तो बात हो गई, ये तो बिल्कुल साफ बात है। लेकिन दूसरी बात जो होती है, इन शस्त्रों के अंदर अगर जिस देश से हमने ये वेपन्स लिए हैं, अगर वो उसके अंदर कुछ
ट्रोजन हॉर्सेस डालता है, यानी कि बग्स डालता है, तो वो लास्ट मिनट हमारे शस्त्र को निकम्मा कर सकता है। कुछ दिन पहले की ही बात है, बातचीत हो गई थी कि महाराष्ट्र का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसे फेल करने की कोशिश चाइनीज हैकर्स ने की। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो मैसेज है ये इम्पॉर्टेंट है। और आत्मनिर्भर भारत में अभी हमारी प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि हमारी देश में जो फॉरेन लॉबी थी, यानी कि 4-5 साल पहले हम 70% हमारे जो शस्त्र है हमारे बाहर से खरीद के लाते थे। क्यों हमने इस लाइसेंस के अंदर उसे देश में नहीं किया? तो ये अभी कार्यक्रम शुरू हो गया है। आशा करते हैं कि इसे काफ़ी यश मिलेगा, क्योंकि लार्सन टोब्रो है, भारत फोर्ज है, जिनकी शिप्स है, जिनकी तोहफे है, ये काफ़ी अच्छी तरह से अभी इंडियन आर्मी के अंदर शामिल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, वो है म्यांमार के अंदर जो आर्मी का शासन लगा हुआ है, इसमें चाइना का हाथ है ऐसे माना जाता है, क्योंकि चाइना को ऐसे लगता है कि उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदर से शुरू होके 4000 किलोमीटर का रास्ता पाकिस्तान से तय करके शिनजियांग प्रांत में जाता है, वो अंडर अटैक है। उसके ऊपर पाकिस्तान के जो बलूची लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं, सिंध में उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ये काफ़ी बढ़ रही है। तो इसीलिए वो दूसरा कॉरिडोर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से वो कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, इसीलिए शायद वहाँ पे कू हुआ है, इस प्रकार की बात हो रही है। तो हमने म्यांमार के साथ अच्छा संबंध निर्माण करके इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि म्यांमार ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। और उस वहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं उनके कुछ ट्रेनिंग कैंप अभी भी है, और चाइना इसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसे हमने इन टाइम रोकना चाहिए। मैंने बात की कि एक पेरेंट्स है एक कैप्टन साहब के जो बेपत्ता हो गए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन किया है कि आप कुछ करो, और सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी है केंद्र सरकार से कि जो 54 सोल्जर्स हमारे देश के जो पाकिस्तान के कस्टडी में है उनके बारे में कुछ बताओ। खैर गवर्नमेंट तो कुछ बता नहीं पाएगी, क्योंकि उनको लाना आसान था, तो अभी तक हमने लाना था। लेकिन फैक्ट ये है कि एक तो ये कैप्टन साहब का नाम अभी पिछले 15 साल से ऐड हुआ है, लेकिन जो बाकी के जो 53 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो पाकिस्तान के कस्टडी में है, ये सब 1971 के प्रिजनर्स है। एयरफोर्स के कुछ है, कुछ आर्मी के है वगैरह। दुर्दैव की बात यह है कि उस समय 94,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कैंप में, POW कैंप में थे, लेकिन उनको हमने छोड़ दिया, और हमारे जो 53 POWs पाकिस्तान के पास थे उसको पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। यह दुर्दैव की बात है। उसके बाद हमारे देश ने बहुत कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान इस प्रकार का देश है कि वो सिर्फ बोलता है कि ये हमारे पास नहीं है, लेकिन सच ये है कि इसमें से कुछ POWs आज भी पाकिस्तान के जेल में है। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल काफ़ी साल पहले लिखा था। ये इसके ऊपर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनको पाकिस्तान ने हैंग किया था, उनके किताब में भी इसके अंदर मेंशन है कि जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा था जेल के अंदर, तो उनके साथ कुछ और जो जेल के इनमेट्स थे, वहाँ पे रात को चिल्लाने की आवाज़ आती थी, तो ये पता लगा था कि ये इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे। आशा करते हैं कि इसमें से अगर कुछ वापस आ जाए तो इससे बढ़िया बात भारत के लिए क्या हो सकती है। तो हमारे हाथ में केवल आशा करना इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आ जाता हूँ, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। हमारी देश की जो पुलिस है उनका मॉडर्नाइजेशन करना ये इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के मदद से हम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेटवर्किंग की मदद से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आपको पता है
कि पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से आगे प्रोग्रेस हो रही है। एक है CCTNS नेटवर्क, यानी कि क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसके अंदर हमारे देश के पूरे पुलिस स्टेशन है, ये नेटवर्क है। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरा उसको देख सकता है। और दूसरा है जिसे बोलते हैं नेट ग्रिड, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। हमारी देश में इंटेलिजेंस गैदर करने वाली संस्थाएं भरपूर है, यानी कि पुलिस है, पुलिस के CID है, पुलिस के स्पेशल ब्रांच है, पुलिस अभी महाराष्ट्र के अंदर तो उन्होंने महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी शुरू की है, जहाँ पे इंटेलिजेंस ट्रेनिंग होती है। इसके सिवाय इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इंडियन आर्मी के मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है। बहुत सारी 15-16 से ज़्यादा संस्थाएं हैं कि जो इस प्रकार की इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं। पहले ये उनका एक दूसरे के साथ शेयर करना ये बहुत कम था, लेकिन अभी नेट ग्रिड में ये सब नेटवर्क हो गए हैं, जिससे इसे सेव करना आसान और इसे शेयर करना ज़्यादा आसान हो गया है, जिससे देश के जो खतरे हैं उन खतरों को फेस करना ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अभी पुलिस की मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्वांटम थियरीज है, तो इस सब का इसका इस्तेमाल करते हुए हमारी पुलिस को ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हम मदद कर रहे हैं। और इसके लिए इससे हमारी जो कॉमन मैन की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं आ जाता हूँ कि वो है क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, जो मेरा आज का मेन टॉपिक था। क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले भी थोड़ी सी बात की हुई है। आपको ये भी पता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स मिले हुए हैं। आपको ये भी पता है कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के अंदर चाइना के खिलाफ ये जो 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक डीकपलिंग चाइना से करने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी कि उसकी प्रोग्रेस तकरीबन ठीक है। लेकिन इसे काफ़ी तेज़ी के साथ हमने आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज चाइना की इकोनॉमी हमारे से 3.5 गुना ज़्यादा है। कल परसों ही उनका डिफेंस बजट जाहिर हुआ था, वो हमारे से 4 गुना ज़्यादा है। जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, अर्थात उसके पास अपनी सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसे भी है, इसके बारे में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, तो वो तो है ही। लेकिन हमारी इकोनॉमी चाइना के इकोनॉमी के साथ कब कैचअप करेगी? अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है कि हमारी इकोनॉमी या हमारा देश इकोनॉमिक लेवल के ऊपर चाइना के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश में बंद होते हैं। हमारे देश में लैंड एक्विजिशन करना आसान नहीं है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारी हमारे वीक पॉइंट्स है, जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। अभी हम पहले 50 कंट्री में आ गए हैं, लेकिन हमें पहले 10 कंट्री में आने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो चाइनीज़ इकोनॉमी के साथ कंपटीशन करेगी, हमारा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे हमारी जो डिफेंस बजट है बढ़ेगी और चाइना के साथ हम अच्छी तरह से कंपटीशन ये कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना के साथ अगर लड़ाई लड़नी है तो मिलिट्री की जो लड़ाई है, जो लद्दाख में लड़ रही है, हम लड़े हैं गलवान के अंदर या पैंगोंग त्सो लेक में, इसके बारे में मैंने इसके पहले बातचीत की है। इसके बारे में आपने ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइबर वॉर जो चाइना के हैकर्स हमारे खिलाफ कर रहे हैं, क्या इसके अंदर हम इन देशों के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, और इसकी स्पीड हमने बढ़ानी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाइना हमारे से आगे है।
हमें ताइवान की मदद लेते हुए, हमें इजराइल की मदद लेते हुए इस फील्ड में और आगे बढ़ना है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका में इलेक्शन हो गया, जो बाइडन आ गए प्रेसिडेंट बन के, तो ये लग रहा था कि वो चाइना के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहते हैं और वो चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बदले वो उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। लेकिन अभी 1-1.5 महीना हो गया है उनको आके, उनको समझ में ये आया है कि चाइना यूएसए के लिए ही नहीं बल्कि पूरी देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक देश है। और साउथ चाइना समुंदर में जो चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो हर रोज ही न्यूज़पेपर में आता है। चाइना वहाँ पे सलामी स्लाइसिंग नाम की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि आगे आगे आस्ते आस्ते आगे बढ़ो, वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करो। चाइना बोलता है कि वहाँ पे एक 9 डैश लाइन है, कोई हिस्टोरिक एविडेंस वो देते हैं और बोलते हैं कि ये पूरा साउथ चाइना समुंदर हमारा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चाइना ये इंटरनेशनल लॉज को मानता नहीं है, चाइना दुनिया को मानता नहीं है। चाइना एक एक्सपांशनिस्ट कंट्री है, वो उसके लिए जो अच्छा है वो ही करता है, और बाकी के देश उनकी मिलिट्री पावर ज़्यादा होने के कारण उनसे डरते हैं और उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अभी एक्चुअल कायदा ये है कि साउथ चाइना समुंदर किसका है। साउथ चाइना जो कायदा है अंतर्राष्ट्रीय, ये बोलता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज बोला जाता है, या यूनक्लॉस उसका शॉर्ट फॉर्म है। वो ये है कि आपके समुंदर किनारे से 12 नॉटिकल माइल का जो समुंदर है वो टेरिटोरियल वाटर्स है, जहाँ पे उस देश का कानून लागू होता है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक का जो समुंदर है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, और 350 किलोमीटर नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसे एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो EEZ और एक्सटेंडेड EEZ के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपकी होगी, लेकिन बाकी देशों को वहाँ पे व्यापार के लिए मुक्त प्रवास करने के लिए मर्चेंट नेवी को अलाउड है। वॉरशिप्स आना तो शायद डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाकी के लोग आ सकते हैं। लेकिन चाइना बोलता है नहीं, और चाइना साउथ चाइना समुंदर के अंदर किसी को नहीं आने देता। उसने वहाँ पे अपनी एंटी एक्सेस सिस्टम और एरिया डोमिनेशन सिस्टम लगाई हुई है, और वो सभी पूरी दुनिया को वहाँ से भगाना चाहता है। लेकिन अभी अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है कि वो एक 2 सेट ऑफ चेन्स बनाने वाले हैं साउथ चाइना समुंदर के अंदर, जो एक क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन का ही शायद हिस्सा होगा, जिसके अंदर जहाँ पे अमेरिका के बेसेस पहले ही है वहाँ पे ये शुरू होंगे। यानी कि जापान के ओकिनावा में उनका बेस है, ताइवान में उनका बेस है, इसके सिवाय फिलीपींस में उनका बेस था। तो यहाँ पे ये लाइन होंगी जहाँ पे रडार्स होंगे, जहाँ पे कुछ एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम ये तैनात होगी। तो ये क्यों, इसका कारण क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके लिए उन्होंने अपनी कांग्रेस, जो अमेरिकन कांग्रेस है, उनके पास ये प्रपोजल दिया हुआ है, और वो कुछ दिन में उसके सैंक्शन होने की ज़रूरत है। अगर चाइना का हमने मुकाबला करना है तो चाइना को हमें 3 फ्रंट वॉर में अटकाना पड़ेगा। एक फ्रंट तो हमारे खिलाफ लद्दाख और इंडो चाइना सीमा के ऊपर है, उनकी दूसरी फ्रंट है उन्हें साउथ चाइना समुद्र में दूसरे देश जो है उनके साथ में अटकाना पड़ेगा। और तीसरा जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है, तिब्बत में है, शिनजियांग के मुस्लिम उनसे बिल्कुल नाखुश है, मंगोलिया के जो इनर मंगोलिया के लोग हैं वो चाइना में नहीं रहना चाहते, ताइवान उनसे नाखुश है, हांगकांग उनसे नाखुश है। तो इसका भी इस्तेमाल हमने करना चाहिए, और ये शायद हो भी रहा होगा। आपको पता ही होगा हमारा ताइवान के साथ कोऑपरेशन अच्छा हुआ है। हम ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो उइगर मुस्लिम्स के हैं वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने रख रहे हैं। तिब्बत को भी हम थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, वो तो हो रहा है, और हमारे सिवाय बाकी के देश भी इस प्रकार की कार्रवाई तो कर रहे हैं। एक किताब है जिसका नाम है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी नाम का किताब एक एक्सपर्ट ने काफ़ी साल पहले लिखा था, और इसमें उन्होंने चाइना के बारे में बहुत कमेंट्स की थी जो आज भी आपको सच नज़र आ रही है।
इसका शॉर्ट में किताब ज़्यादा बड़ा तो हम उसकी बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि चाइना की लोकेशन ठीक नहीं है। चाइना ये 3 साइड से लैंडलॉक्ड है और ये माना जाता है अगर आपने सुपर पावर बनना है तो आपको समुद्र किनारा ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो 95% समुद्र से होती है। लेकिन चाइना को समुद्र जो है वो केवल 1/3 एरिया है और 2/3 एरिया जो है वो लैंडलॉक्ड है, और लैंडलॉक होने के कारण वहाँ से कोई ट्रेड होना इतना आसान नहीं है। और चाइना का जो समुद्र है, उनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पर भी एक इफेक्ट ऑफ जोग्राफी है या रिवेंज ऑफ जोग्राफी है। चाइना अगर अपने पास जाना चाहता है समुद्र से तो उनको वाया मलक्का स्ट्रेट से आना पड़ता है, कि जो कि इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में है, जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 150 किलोमीटर 150 नॉटिकल माइल के अंदर है, और हम चाइना का ट्रेड वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। चाइना का 85% ट्रेड वहाँ से जाता है। तो ये जो रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी चाइना के ऊपर है, इसलिए चाइना वन बेल्ट वन रोड के नीचे 2-3 रूट्स डेवलप कर रहा था, जिससे वो जो ये मलक्का डिलेमा है, मलक्का का जो चोक पॉइंट है, उसे वो बाईपास करे। एक तो था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ से जाए तो मलक्का आना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे सिंधी, बलूची, पख्तूनी अटैक कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर है। दूसरा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें म्यांमार उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तीसरा जो है वो है ऊपर नॉर्थ पोल का जो एरिया है, जहाँ पे केवल बर्फ़ होता है। ग्लोबल वार्मिंग अभी शुरू हुआ है, वहाँ पे कोई भी शिप ये जा नहीं सकता है। लेकिन अभी ये माना जाता है 2025-2030 तक स्नो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल के अंदर। अगर वो होता है तो चाइना को एक ऑल्टरनेट रूट मिलेगा अमेरिका या यूरोप की तरफ जाने के लिए, और उनकी मलक्का की प्रॉब्लम होगी। लेकिन उस रूट के ऊपर जो डोमिनेशन है वो रशिया का है, क्योंकि रशिया समझता है कि पोलर कंट्रीज जो है, जिसमें रशिया है, जिसमें 7-8 और यूरोप के कंट्रीज़ है, उनका ही ये अधिकार है, बाकी कोई वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो चाइना के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी कन्वीनियंट होगा, लेकिन ये तकरीबन 10 साल के बाद ही शायद हो सकता है, या उसके लिए कुछ स्पेशल शिप्स तैयार करनी पड़ेगी कि जो थोड़ा बहुत बर्फ़ है तो उसके बीच में से जा पाएगी, जो रशिया के पास है। लेकिन इकोनॉमिकली वायबल होने के लिए अभी और 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन तब तक ये मलक्का का डिलेमा चाइना के लिए बहुत बड़ा है। तो ये, लेकिन इसके तुलना में जो हमारा देश है, हमारी ज्योग्राफी ये बहुत ही अच्छी है, जिसके अंदर हमें 7,600 किलोमीटर्स का समुद्र किनारा है। हमारे पास 2 सेट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हमारे इसके अरेबियन सी में है, नीचे इंडियन ओशन है। तो हमारा जोग्राफिकल लोकेशन ये बहुत ही बढ़िया है। और अभी मैरीटाइम इंडिया 2021 नाम का एक समिट हुआ था, 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गया वो, जिसके अंदर इसके बारे में तकरीबन 150 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आए थे। और मैरीटाइम इंडिया के अंदर पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, गैस लाइन डेवलपमेंट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में बातचीत हो गई। और मैरीटाइम इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर काफ़ी सारी बात हो गई है। तो इसके अंदर हमारी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी होने की संभावना है, जिसमें सागरमाला नाम का प्रोजेक्ट है, जिसमें भारतमाला नाम का प्रोजेक्ट है, जिसमें पोर्ट लेड ग्रोथ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो वो हो रहा है, लेकिन हम लकी है, चाइना लकी नहीं है। हमें कोई भी इकोनॉमिकली समुद्र किनारे के ऊपर ब्लॉकेट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कोस्ट लाइन का इस्तेमाल हमने और ज़्यादा अच्छी तरह से करना चाहिए, जिसके लिए ये जो समिट मैरीटाइम इंडिया 2021 हुआ था, ये बना हुआ था। तो ये एक अच्छी बात है, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ने का जो स्पीड है ये बढ़ेगा।
बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय हो गया है, इसलिए मैं अभी रोकने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ सवाल आते हैं तो मैं उसे देने की कोशिश करूंगा। एक श्री SK कुलकर्णी जी का सवाल है। जय हिंद, आपको भी जय हिंद। लाइव में मैं देख रहा हूं कि काफ़ी सारे लोग लाइव देख रहे हैं। आप सबको नमस्ते, आप लाइव देख रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू होते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं, और हमेशा मैं लास्ट वाला 2 मुद्दे बोल के ही विषय को ख़त्म करता हूँ। एक तो चाइना के ऊपर इकोनॉमिक बॉयकॉट डालना, ये हमने करना ही चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दो। दूसरी, कोई भी चाइना की ऐप्स है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, वो आपकी सुरक्षा के लिए धोखा है। और तीसरा ये कि 2020 साल जब देश पूरी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो जाना जाएगा कि 2020 में चाइना ने पूरी दुनिया के खिलाफ एक जैविक महायुद्ध या बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर शुरू किया और पूरी दुनिया का जो बैकबोन तोड़ दिया। लेकिन 2021 इसलिए जाना जाएगा कि चाइना का ये जो जैविक युद्ध है, ये जो बायोलॉजिकल वॉर है, इसे जीतने में हमारे देश ने मदद की। और हमारे देश की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है, जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ये देश में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इतना ही नहीं, तो हमारे देश के अंदर भी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन दिया गया है। और मैं आपके इस माध्यम के द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सीनियर सिटीजन्स है, वो जाए, अपने आप को रजिस्टर करें, साइट को आधार कार्ड को लिंक करें। और अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स सब जगह के ऊपर ये शुरू हो गया है और बहुत ही स्पीड से काम ये हो रहा है। लेकिन हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमारे 65 के ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स है, इन्होंने ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। अभी तक इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ज़रूर फॉरवर्ड करो कि भाई वैक्सीन आपने खुद ने लेना बहुत ही ज़रूरत है। 2 करोड़ लोगों इंडियंस ने अभी तक लिया हुआ है। 22 देशों के अंदर काफ़ी लोगों ने ये लिया हुआ है, वो सब सेफ है। तो ये लड़ाई जीतने के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हमने खुद ने करना चाहिए। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं रुकता हूँ। जय हिंद।